हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु बी एड क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई के सिलेबस के अनुसार पर्यावरण की जो एससीईआरटी की बुक है जिसका नाम पर्यावरण और हम है, उसकी जो 5th क्लास की बुक का पूरे चैप्टर, यानी इस बुक में 5th क्लास की बुक में 21 चैप्टर है। उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जितनी भी है हम इस एक वीडियो में जो कि आपको एग्ज़ाम में 100% आने वाली है, इसमें आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड, आपको पता है कि इस सिलेबस में भूगोल से 10 क्वेश्चन आने वाली है और पर्यावरण से भी 10 क्वेश्चन आने वाली है। तो उसी के अनुसार मैंने ये वीडियो तैयार की है जो आपकी इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो जो क्लास 5th की है, पर्यावरण और हम, अध्याय 1। अध्याय 1 का नाम है पटना से नाथुला की यात्रा। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य के सिलीगुड़ी शहर जलपाईगुड़ी जिले में स्थित। टाइगर हिल दार्जिलिंग शहर के पास एक पर्यटक स्थल है जहां से कंचनजंगा और अन्य पर्वत चोटियों का मनोरम दृश्य दिखता है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। याक सिक्किम में भी याक पाया जाता है। बहुत ठंड वाले इलाके में याक के शरीर पर लंबे बालों की वजह से याक का रहना संभव हो पाता है। दार्जिलिंग के चिड़ियाघर के नज़दीक हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है। यहाँ भारत के गौरव तेंजिंग नोर्गे के आदमकद मूर्ति लगी है। यहाँ एक एवरेस्ट म्यूजियम है जहाँ से तेंजिंग के बारे में कुछ जानकारी मिली है। पर्वतारोहियों के साथ तेंजिंग 20 साल की उम्र से ही कूली के रूप में जाते रहते थे। इनका जन्म तिब्बत में हुआ था। बचपन के दिन नेपाल में बिताए, परंतु मूल निवासी ये भारत के बने। उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। ये हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तेंजिंग नोर्गे के बारे में। उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर देश विदेश के पर्वतारोहियों के साथ वे कई भाषाओं में बातचीत कर लेते थे। 1947 में एक पर्वतारोही दल के साथ जाते समय अपने एक साथी वागडी नोर्बू, जो पहाड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, को पीठ पर लादकर कई मील चलकर अस्पताल ले गए, उनकी जान बचाई। सन 1953 में तेंजिंग नोर्गे सर एडमंड हिलरी के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची शिखर एवरेस्ट की जो समुद्र तल से ऊंचाई है 8,848 मीटर पर चढ़े और विजय का झंडा गाड़ा। पर्वतारोही दलों को अपने साथ, इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि पर्वतारोही दल जो है अपने साथ क्या क्या सामान लेकर जाते हैं। इसमें हो जाएगा टेंट, रस्सी, जरूरी औजार, पर्याप्त भोजन, पानी, गर्म कपड़े, विशेष प्रकार के बने जूते, ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर, चश्मे, दस्ताने और सर्दी, गर्मी, बरसात की अलग अलग टोपियाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। कूली और गाइड किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो वहीं का रहने वाला हो एवं पर्वतों पर चढ़ने में पारंगत हो, वो दल के साथ चलता है, उसे हम कूली या गाइड कहते हैं। ऐसे गाइड को दार्जिलिंग में क्या कहा जाता है? सिरदार कहा जाता है। यह बहुत सम्मान का पद होता है सिरदार का। तेंजिंग को भी सिरदार की उपाधि मिली थी जब उन्होंने अपने साथी का जान बचाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर जाने के पश्चात विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बारिश, आंधी, तूफान, अत्यधिक ठंड, ऑक्सीजन की कमी का मुकाबला। इसमें एक पॉइंट और ये आ जाता है कि जब ये प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो ये क्या क्या सहारे से ये सीखते हैं। रस्सी, कुल्हाड़ी, कुदाल के सहारे ये प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं चढ़ाई करने का। गंगटोक सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। पहाड़ों के ढलानों पर विभिन्न स्तरों को काटकर बसाया गया ये शहर है गंगटोक। गंगटोक में एक जगह ऐसा है जो महात्मा गांधी सड़क है, उसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है कि शाम के समय इसका दृश्य कैसा होता है महात्मा गांधी सड़क का। गंगटोक में ही पड़ता है ये महात्मा गांधी सड़क। यहाँ की सड़कें कैसी होती है? साफ़ सुथरी चौड़ी सड़क के बीचों बीच फूल भरे पौधे से सुंदर सजावट होती है। दोनों तरफ सजी धजी दुकानें होती है। सड़क के बीचों बीच लकड़ी, लोहे, पत्थरों से बने बेंच पर बैठकर धीमी
भारतीय संगीत के साथ चाय कॉफ़ी की चुस्कियों का मज़ा लिया जाता है। तीस्ता नदी यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है जो दार्जिलिंग ज़िले में बहती है। इस नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है। सिक्किम के बारे में देखेंगे। यहाँ मुख्यतः लेप्चा, नेपाली, भूटिया 3 जातियाँ निवास करती हैं। यहाँ के लोग मेहनती, सीधे, सरल और सहयोगी होते हैं। यहाँ की औरतें रंगीन कपड़े, मनकों से युक्त सोने के आभूषण पहनना पसंद करती है। गंगटोक जो है, गंगटोक में हमने क्या क्या देखा ये हम यहाँ पे देख लेंगे। इसको याद कर लेना है कि फूलों का बगीचा देखा, बॉटनिकल गार्डन देखा, रूमटेक मोनेस्ट्री देखा, फिर करमापा जो बौद्ध धर्म गुरु का निवास भी हमने यहाँ देखा। यहाँ बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल है नाथुला। ये जो है नाथुला गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला यह भारत और तिब्बत सीमा पर स्थित है। नाथुला का रास्ता जो है, इस रास्ते को प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। चीन के यात्री इसी कठिन मार्ग से चलकर विक्रमशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, बोधगया तक आते थे। घुमावदार सड़क इन पहाड़ों पर सांप की तरह दिखती है। अब नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है जिसका अध्याय 2 है कुश्ती। यह एक तरह का खेल के साथ साथ व्यायाम भी है। मार्शल आर्ट किसे कहते हैं? यह एक तरह का युद्ध कला है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा कुश्ती कहलाती है। जापान में सुमो कहते हैं। सिख समुदाय गत्का कहते हैं तथा आज के समय का जूडो, कराटा ये सभी मार्शल आर्ट है। गत्का एक मार्शल आर्ट है। यह सिख धर्म से जुड़ा है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था, तभी से गत्का खेला जाता है। यह सिखों के सैन्य का एक हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। सिख समुदाय के लोग वैसाखी, गुरु गोविंद सिंह के जयंती के मौके पर खेलते हैं। इसे हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं। अब हम 3rd चैप्टर में जाएंगे जिसका चैप्टर नाम है बीजों का बिखरना। इसमें बीजों के बारे में पढ़ेंगे, कौन से बीज किस तरह से कहाँ पे मिलती है। देखिए, सब पहले पॉइंट्स में है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर का मंदिर कहाँ पे है? जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ा गांव में है। इसे जैनियों का एक समूह भगवान महावीर की जन्मस्थली मानता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में अब बीजों के बारे में पढ़ेंगे कि चटक कर बिखरने वाले बीज कौन कौन से होते हैं। इसमें होते हैं हरसिंगार और गुलमेहंदी के बीज। और ये कैसे बिखरते हैं यहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसकी फलियाँ सूखकर फटने के बाद बिखर जाते हैं। ठीक है, ये 2 हरसिंगार और गुलमेहंदी याद कीजिए। चटक कर बिखरने वाले बीज हो जाएंगे हवा में उड़ने वाले बीज। इसमें हो जाएंगे कपास के बीज। ये बीज कैसे बिखरती है? कुछ बीज हल्के होते हैं, उनके चारों ओर रोएं या पंख की तरह पतली झिल्ली होती है। ये हवा में उड़कर दूर दूर पहुंच जाती है। अब देखेंगे पानी में तैरकर बिखरने वाले बीज। इसमें हो जाएगा कमल और कुमुदनी के पौधे के फल पानी में बहते एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस तरह से इनका बीज का बिखराव होता है। देखिए, कुछ पौधे के फल पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं और उस फलों के सर गल जाने पर बीज बिखर जाते हैं। अब नेक्स्ट है जानवर की सवारी। ऐसे बीज जो पशुओं के शरीर पर चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा गोखरू का कांटेदार बीज और कुछ घास के बीज। पक्षियों का बिखराव, यानी पक्षियाँ कैसे बीजों का बिखराव करती हैं। ये देखिए, कुछ पौधों के बीज चिपचिपे होते हैं। जब पक्षी इन फलों को खाते हैं तब उनकी चोंच में चिपक जाती है। तथा कई फल ऐसे होते हैं जिनको पक्षी बीज सहित खाती है, जो मल के साथ बाहर आता है। इस तरह पक्षियों के साथ बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? लसोड़ के बीज, पीपल, बरगद, अमरूद, ये पक्षियों के द्वारा बिखरे जाते हैं। कोलाज का अर्थ क्या होता है? कोलाज का मतलब होता है चित्रों को काटकर किसी एक विषय पर प्रदर्शनी तैयार करना कोलाज कहलाता है। मेरा बगीचा चैप्टर देखिए, इसमें तितलियों की प्रजाति कितनी होती है? 17 और पक्षियों की 87 प्रजातियाँ होती है। हर्बेरियम क्या होता है और उसे कैसे बनाया जाता है?
एक एक पौधे को अखबार के अंदर तह लगाकर रखना, फिर इस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना होता है। ऐसे पौधे सूखते हैं पर सिकुड़ते नहीं हैं, जिसे हर्बेरियम कहते हैं। नेक्स्ट है कैक्टस। मरुभूमि के पौधे हैं, परंतु ये कोलकाता, दिल्ली, गंगटोक में भी देखने को मिलते हैं। अब पौधों की पहचान हम कैसे करेंगे? पेड़ पौधे जहाँ उगे हों वहीं देखकर पहचानना आसान होता है, न कि सिर्फ एक पत्ती या फूल से। यहाँ पूछा जाएगा कि पौधे की पहचान हम किस तरह से करें? क्या एक पत्ती या फूल से आप पौधों की पहचान कर सकते हैं? नहीं, पेड़ पौधे जहाँ उगे हों वहाँ देखकर पहचानना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है ऐतिहासिक स्मारक, जो अध्याय 5 है। इसका पॉइंट्स पढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त के संरक्षण में स्थापित 5वीं शताब्दी में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इसमें 10,000 से भी अधिक छात्र यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की देशों से लोग पढ़ने आते थे। सूचना पट्टी के अनुसार 8वीं-12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष काल था। 12वीं शताब्दी के अंत तक इस विश्व प्रसिद्ध ज्ञान केंद्र का अंत हो गया। चीनी यात्री ह्वेन-सांग यहाँ आकर पढ़े भी थे और यहाँ पे पढ़ाए भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय का भवन प्राचीन कला का बेहतरीन नमूना। अब हम देखेंगे कि ये कैसा रहा है। इसका मुख्य द्वार शानदार था। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी नालंदा की। 8 अलग अलग प्रांगण थे, 10 मंदिर जिनमें अनेक ध्यान केंद्र थे। पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहा जाता था, जो 9 मंजिली इमारत में स्थित था। इसमें 3 पुस्तकालय थी, जिसको पुस्तकालय को क्या कहें? धर्मगंज 3 थी। विश्वविद्यालय के द्वार पर 4 द्वार पंडित होते थे, जो प्रवेश परीक्षा लेकर विश्वविद्यालय में प्रवेश देते थे। विश्वविद्यालय का पुनर्जीवित, इसे पुनः बनाने का प्रयास हो रहा है। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ तथा नोबेल प्राइज से सम्मानित भारत रत्न डॉक्टर अमर्त्य सेन एवं अन्य विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। अब पढ़ेंगे बिहार के स्मारक। मगध की राजधानी क्या है? गिरिव्रज है, जिसको आज के समय राजगीर कहते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। महात्मा बुद्ध के लिए विख्यात स्थान क्या है? बोध गया। भगवान महावीर के लिए वैशाली है। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना साहिब। सूफी संतों का केंद्र जो है वो बिहार सूफी संतों का केंद्र भी रहा है। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज भी यही रहा है। अनेक स्तंभ नंदनगढ़, लोरिया, कोलुआ में। मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है। कहाँ? मोतिहारी के केसरिया में। पटना के गोलघर के ऊपर से पटना शहर गंगा दर्शन अच्छी तरह से किया जा सकता है। देव सूर्य मंदिर कहाँ है? औरंगाबाद में है। फ्रेंड, ये बिहार का औरंगाबाद है देव सूर्य मंदिर। जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत बच्चों को ऐतिहासिक स्थल का दर्शन कराया जाता है। नोट्स में और कुछ पॉइंट्स हैं। विश्वविद्यालय निर्माण कैसा हुआ था? ईंट, पत्थर आदि के इस्तेमाल से हुआ था, जो कि सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोआ, गोंद का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि सीमेंट उस टाइम पे नहीं मिलता था। नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 6 सिंचाई के साधन। परंपरागत रूप से लोग नदियों, तालाबों एवं कुओं से सिंचाई करते थे, परंतु पानी की बढ़ती जरूरतों के अन्य साधनों का आधार बना। आधुनिक साधन हो जाते हैं रहट, नलकूप, नहर, मोटर पंप, पईन। धान के बीज वर्षा के मौसम में बोए जाते हैं। ये 6 चैप्टर का इतना पॉइंट्स था आपका। अब नेक्स्ट चैप्टर 7 में जितना खाओ उतना पकाओ। खाना बर्बाद होने से बचाने के लिए हम कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं, ठंडी जगह पर। लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को संरक्षित करना हो तो उनमें से पानी का अंश निकाल दें, जैसे कि अचार, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थ, इसलिए लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है रॉस की जंग मलेरिया के संग। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलने वाला एक संक्रामक बीमारी है। मच्छर मलेरिया के जीवों का वाहक है। उनके द्वारा मलेरिया जीव फैलते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व भारत के महान चिकित्सक हुए रोनाल्ड रॉस। इनके अथक प्रयत्न से मलेरिया के बारे में परिचित हुए हम लोग।
रॉस का जन्म उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। प्रिय शौक था उनका आसपास को देखकर चित्र बनाना, कविताएं लिखना। 8 वर्ष की उम्र में उन्हें इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया गया। 14 साल की उम्र में उन्हें वहां के प्रसिद्ध स्कूल में गणित के लिए पुरस्कृत किया गया। पिताजी के कहने पर वो डॉक्टरी पढ़े। डॉक्टर बनकर वो भारत आए, उनको मौका मिला भारत आने का। उस समय भारत में मलेरिया फैला था, जिसमें कई लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो गए। उस वक्त मलेरिया का एकमात्र इलाज था नीम की पत्तियां। इसका सचमुच उपाय किसी को पता न था। रॉस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मलेरिया से बचाव का उपाय ढूंढने लग गए। रॉस की खोज। रॉस ने देखा, अपने काम के दौरान उन्होंने देखा जहां मच्छर ज़्यादा है वहां मलेरिया का प्रकोप भी ज़्यादा है। अभी तक उनको मच्छर मलेरिया के बीच संबंध पता नहीं चला था, परंतु उन्होंने लोगों को मच्छरों से बचने की सलाह देनी शुरू कर दी थी। अब तक ये पता चल चुका था कि मलेरिया पैदा करने वाला एक जीव है, लेकिन यह मच्छर के पेट में है यह पता भी नहीं चला था। यह जीव मच्छर से ही होता है या किसी और से। रॉस ने इस संभावना पर विचार करते हुए कि मलेरिया जीव मच्छर के पेट में है की खोज शुरू कर दी, अपनी जंग मलेरिया के संग। इस खोज में सबसे ज़्यादा मदद उनकी कर्मचारी अब्दुल एवं मलेरिया मरीज हुसैन खां ने की। हुसैन खां की डॉक्टर रॉस ने काफ़ी देखभाल की। उन्हें फलों का जूस, दाल, सब्जी आदि पोषक खाना खिलाते, साथ ही साथ बार बार उन्हें मच्छरों से कटवाते। फिर सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और उनकी जांच करते, साथ ही साथ उन मच्छरों को भी जांच करते। आखिरकार रॉस की तलाश पूरी हुई। एक विशेष प्रकार की मादा एनोफिलीज मच्छर के पेट में उन्हें मलेरिया के कीटाणु मिले। इन्हें मलेरिया की खोज करने में इन्हें 16 साल का प्रयास लगा। नेक्स्ट चैप्टर है मैंने नक्शा बनाया। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। प्रमंडल 9 है। लिंगानुपात 918 है। साक्षरता दर 61.8 है। महिला साक्षरता दर 51.5%। पुरुष साक्षरता 71.2%। क्षेत्र की दृष्टि से स्थान 12वां है। नगर निगम की संख्या 12 है। लोकसभा सदस्य 40, विधानसभा सदस्य 243, राज्यसभा सदस्य 16 और विधानसभा परिषद सदस्य 75। मुख्यमंत्री अभी के नीतीश कुमार। राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। स्थापना बिहार की 22 मार्च 1912 को हुई है। राजकीय पशु बैल है। पक्षी गौरैया है। फूल गेंदा है। वृक्ष पीपल है। और गौरैया का थीम इस बार की क्या थी? आई लव स्पैरो, जो 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है उसमें। वैशाली के पूर्व में कौन सा जिला है? समस्तीपुर। जहानाबाद के दक्षिण में कौन सा जिला है? गया। बिहार के पड़ोसी राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार राज्य की सीमा नेपाल देश की सीमा से जुड़ी है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारी फसलें हमारा खान पान। धान उत्पादन की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले धान का बिचड़ा लगाते हैं। 20-30 दिन के अंदर बिचड़ा मोरी के रूप में तैयार हो जाता है। मोरी को उखाड़कर फिर खेतों में लगाते हैं। खेतों में मोरी लगाकर उसे पर्याप्त पानी देते हैं। कोशिश रहती है कि फसल पकने तक खेतों में पानी बनी रहे। खरीफ फसल जो होती है वो बरसात में उगाई जाती है और रबी फसल सर्दी में, जायद गर्मी में। देखिए, रबी फसल को अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल में कटाई होती है। खरीफ फसल को जून जुलाई में बुआई होती है। अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है। जायद को मार्च अप्रैल में बुआई और जून जुलाई में कटाई। इसमें आप यहाँ पढ़ लें प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, ये पूछी जाएंगी आपको। ये पूछी जाएंगी कि रबी फसल जो होती है वो किस मंथ में बोई जाती है, किस मंथ में काटी जाती है। रबी फसल किस ऋतु में बोई जाती है। खरीफ फसल किस ऋतु में, तो आपको सर्दी, बरसात, गर्मी ऐसे करके बताना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख फसलें कहाँ की है? वैशाली की प्रमुख फसल है केला। मखाना जो है मधुबनी, दरभंगा। मक्का कटिहार, गेहूं गया, नवादा। धान जो मिलता है वो भागलपुर, रोहतास का प्रमुख फसल है। चना मधेपुरा और प्याज जो है शेखपुरा और जमुई। खान पान और परिवेश, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगी आपको, जिसमें आपको लिखा रहेगा मुझे गुजराती खाना बहुत पसंद है।
जिसमें खाखरा दाल तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको क्वेश्चन रहेगी कि खाखरा और दाल कहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है या कहाँ का प्रमुख भोजन है, तो आप यहाँ पे गुजरात डालेंगे। फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मैं तो इडली डोसा खाता हूँ। ये जो इडली डोसा प्रमुख भोजन तमिलनाडु का है, पाव भाजी मुंबई का है, लिट्टी चोखा आप जानते हैं बिहार का है, और माछ भात पश्चिम बंगाल, दाल बाटी राजस्थान। नेक्स्ट चैप्टर है जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। 11 चैप्टर में हम देखेंगे अभ्यारण्य के बारे में। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए, लोगों के दखल से बचाने के लिए कई जंगलों विशेष हिस्सों को सरकार ने अभ्यारण्य का रूप दिया है। ऐसे अभ्यारण्य बिहार में पश्चिम चंपारण और बेगूसराय में है। टेक्स्ट है कि नोट्स में लिखा है कि आज के समय में बहुत सारे जीव जंतुओं की संख्या कम हो गई है, जिसमें तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बत्तख। विश्नोई समुदाय के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। विश्नोई समुदाय जो है, विश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। विश्नोई का अर्थ होता है 29। ये पूछी जा सकती है, विश्नोई का अर्थ क्या होता है 29। उनके गुरुजी जम्भाजी के कहे अनुसार विश्नोई लोगों ने 29 बातों को अपनाया, जिनमें जीव जंतुओं का देखभाल करना प्रमुख था। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं विश्नोई समुदाय के लोग। ये जलावन के लिए हरे पेड़ों को काट कर इस्तेमाल नहीं लाते हैं, सिर्फ सूखे घास या लकड़ी को ही जलावन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनके इलाके में कई जानवर, चिंकारा, धारीदार हिरन जो है, सांभर, काले सांड आज़ाद घूमते देखे जा सकते हैं। बिश्नोई लोग जंतुओं को न शिकार करते हैं और न ही करने देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मान गए लोहा, अध्याय 12, जिसमें ब्रेल लिपि के बारे में पढ़ेंगे। वैसे व्यक्ति जो देखने में असमर्थ होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट है। कैसे है? आयताकार स्लेट है। 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। कितने बिंदु? 6 बिंदु। नेत्रहीन बच्चे इन उभरे बिंदुओं को उंगलियों से स्पर्श से समझते हैं। देखिए इस तरह से रहता है। विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर इसकी थीम थी इस बार की 2022 की, समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान। नेक्स्ट पॉइंट है लोहा मानना का अर्थ क्या होता है? कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को कहते हैं। ताक झांक किसे कहते हैं? पक्षियों को देखना, जिसको इंग्लिश में आप ताक झांक को बर्ड वॉचिंग कहते हैं। पक्षियों को देखना, पहचानना, उनका अवलोकन करना, जैसे आकार, रंग, रूप, बोली, आदतें, भोजन आदि। इस प्रकार के शौक को पंछी की दुनिया में ताक झांक या बर्ड वॉचिंग कहते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पक्षियों का अवलोकन आप किस तरह से करेंगे, तो आप बाई ऑप्शन में दिया रहेगा रंग, आँख, चोंच, पंख, आवाज़, मौसम। मौसम के अनुसार भी करेंगे अवलोकन की कौन सी पंछी है। उदाहरण में हम खंजन पंछी का अवलोकन करके देखेंगे कि देखिए लंबाई कितनी होती है खंजन पंछी का, 21 सेंटीमीटर, गौरैया से थोड़ी बड़ी होती है। रंग इसका होता है पीठ, सिर का रंग नर में काला और मादा में धूसर होती है। पेट वाला भाग सफ़ेद, पूंछ के बीच में काली पट्टी और दोनों किनारों पर सफ़ेद पट्टी। आँखें के ऊपर सफ़ेद भौं जैसी पट्टी। पूंछ लंबी पतली आयताकार और चोंच छोटी पतली और नुकीली होती है। आवाज़ उसकी पतले स्वर में ट्वीज ट्वीज की आवाज़ निकालती है। क्वेश्चन में ऐसे रहेंगे कि ट्वीज ट्वीज की आवाज़ किस पंछी की है, तो आपको यहाँ पे लिखना है खंजन पंछी की। कई तरह की सीटी जैसी मधुर बोलियाँ भी होती है। प्रजनन काल में नर सुरीले गीत गाते हैं रहते हैं। भोजन कीड़े मकोड़े उनके भोजन होते हैं। आवास मुख्यतः ज़मीन पर, आमतौर पर नदी के किनारे या किसी तालाब या पानी से भरे खेत के किनारे बैठा देखा जा सकता है इनको। नोट में है कि अधिकतर जोड़ी में दिखते हैं ये लोग। कभी कभी छोटे झुंडों में भोजन करते दिखते हैं। चहचहाते समय पूँछ को ऊपर नीचे करते हैं। पानी के किनारे बैठकर लगातार पूँछ हिलाते हुए भोजन करना। फिर नर और मादा में अंतर जो हम बस एक किसके आधार पर, रंग के आधार पर किया जा सकता है। बिहार में बाढ़ 18 अगस्त 2008 में आया। पूरे उत्तर बिहार और नेपाल की तराई में 2-3 दिनों से बारिश बाढ़ का रूप ले आई। 500 से ज़्यादा लोग मारे गए। 2,36,632 हेक्टेयर खड़ी फसलें नष्ट हो गई। 30,000 से ज़्यादा घर गिर गए।
अब नेक्स्ट चैप्टर है सूरज एक काम अनेक। लोहे की चादरों से चिपकी बड़ी बड़ी शीशे की पट्टिका खंभे पर लगाई जा रही थी, जिसे सौर पट्टिका कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सोलर प्लेट। इस पर दिन में सूरज की रोशनी पड़ती है तो रात को इसमें लगा बल्ब जल उठता है। सौर कुकर कैसा रहता है, इसको पढ़ें। सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग से पुती होती है। इसका ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है। उसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणों को अंदर रखी खाने की चीज़ों पर डालता है। इसमें अंदर से एल्युमिनियम के डिब्बे में रखा खाना पक जाता है। हमारा जंगल नेक्स्ट चैप्टर है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का है, बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। यह बाघ संरक्षण को समर्पित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अब नेक्स्ट पॉइंट है धरहरा परंपरा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है धरहरा परंपरा। इससे एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। एक ऐसा समाज जहां बेटियों के महत्व को समझते हुए बेटियों के जन्म का पर्यावरण संरक्षण का अवसर मान इसे उत्सव का रूप दे दिया है। भागलपुर जिला के धरहरा गांव में जब किसी के घर बेटी होती है तो न केवल खुशी मनाते हैं बल्कि साथ ही साथ इस शुभ अवसर पर किसी विशेष स्थान पर कम से कम 10 पौधे लगाए जाते हैं। उनका मानना है कि बेटी और वृक्ष दोनों समाज और परिवार में समृद्धि का वाहक बनते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री भी इस परंपरा से प्रभावित होकर उन्हें प्रोत्साहन देने धरहरा गए। हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि हम भी वृक्ष लगाएंगे, अपने गांव को धरहरा जैसा बनाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है, चलो सर्वे करें। इसमें कोई खास बात नहीं है, आप इसे पढ़ लें कि सर्वे कैसे करना है। और इस वार्निश किसको कहते हैं, इसमें लकड़ी चिकनी सुंदर हो जाती है तथा लकड़ी में लंबे समय तक कोई कीड़े नहीं लगते हैं। ये वीडियो जो 5th क्लास की पूरी चैप्टर थी मैंने इस एक वीडियो में करा दी फ्रेंड्स। इसमें आपको दिख रहा होगा कि 17 चैप्टर तक ही मैंने इसमें कराया है, तो आपको लग रहा होगा कि पहले मैंने बताया 21 चैप्टर है, तो इसमें आगे की चैप्टर में कुछ बात नहीं थी, कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं थी जिसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया। इसमें आपको 17 चैप्टर तक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बन रहे थे जो मैं इस वीडियो में करा चुकी हूँ। तो फ्रेंड आगे जो वीडियो आएगी उसमें आपको क्लास 4th की इसी तरह की पूरी चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहाँ से आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और अगली वीडियो जल्द ही आएगी। सो फ्रेंड आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।